अमीर और गरीब की बेटी की जेठानी। सुमित्रा और शोभा दोनों ही पड़ोसी थे। दोनों के ही घर में एक ही दिन बहू आने वाली थी। दोनों का परिवार अच्छे से नए कपड़े पहनकर तैयार था, तो वहीं गरीब शोभा की बड़ी बहू जो कि गर्भवती थी, वो आंगन को फूलों से सजा रही होती है। तो वहीं सुमित्रा अपनी बड़ी बहू के साथ हाथों में पूजा की थाली लिए खड़ी होती है। देख मेरी पसंद की बहू कितनी अच्छी है, पर मेरे बेटे ने तुझे पसंद कर लिया और तू इस घर की बहू बनकर आ गई। मुझे तो तू कभी पसंद ही नहीं आई। बहू बनकर तो कुछ कर नहीं पाई, पर जेठानी अच्छी बन जाना। एक बार अपनी पड़ोसन को देख, कैसे कथा अपने आने वाली देवरानी की तैयारी में लगी हुई है। तू भी कुछ ऐसा ही नया ट्राई कर लेती तो कितना अच्छा रहता। आज के दिन भी माँ जी मुझे ताना मारना नहीं छोड़ेंगी। अब मैं इसे दिखाऊंगी जब मैं इससे अच्छी जेठानी बनूंगी। कुछ ही देर में दोनों के घर उनकी बहू आती है। सुमित्रा अपने हाथों से आरती उतार कर अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश करती है। तो वहीं जब शोभा भी अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है तो कथा अपनी देवरानी पर फूल बिखेरती है। साथ ही ये सब कुछ दिशा भी देखती है। कुछ ही देर में दोनों बहू अपने घर में जाती हैं, जहां दूध में अंगूठी ढूंढने की रस्में शुरू होती हैं और दोनों के घर में काफी मेहमान भी होते हैं। और इस रस्म में शोभा की बहू निहारिका और सुमित्रा की बहू दिशा जीत जाती है। सही है सुमित्रा, जो तुम्हारी छोटी बहू ये रस्म जीत गई, जेठानी तो जीत नहीं पाई। तभी उसका राज इस ससुराल में नहीं चला, पर छोटी बहू जीत चुकी है। अब तो जो जीता है घर में तो उसी का राज चलता है। वो तो है बहन, और मुझे तो अपनी छोटी बहू से बहुत सारी उम्मीदें हैं। देखना मेरी छोटी बहू मेरी बड़ी बहू से अच्छा ही घर संभालेगी। पड़ोसियों की बातें सुन जहां कविता अंदर ही अंदर अपनी देवरानी से जल रही होती है, तो वहीं शोभा की छोटी बहू इस रस्म में जीतती है। तो सभी पड़ोसन कथा से कहती हैं, ले बहू, अब तेरी देवरानी जीत गई, अब तेरा राज गया, अब तो तेरी देवरानी का राज चलेगा। आंटी जी, राज किसी का भी चले, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा ससुराल खुश रहे और हम देवरानी जेठानी में प्यार बना रहे। मुझे फर्क नहीं पड़ता इस घर में मेरा राज चलेगा या मेरी देवरानी का। सुन लिया बहन तुमने मेरी बहू की बात। अब जिसके घर में इतनी समझदार बहू हो, भला उनके घर में कोई फूट डाल सकता है क्या? सारी रस्म खत्म होने के बाद सारे पड़ोसी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो वहीं दोनों बहुएं भी अपने कमरे में जाती हैं, जहां दिशा की मां अपनी बेटी को फोन करती है। ससुराल पहुंच गई, सब ठीक तो है? वहाँ आराम तो कर लिया? ज्यादा थकान तो नहीं हो रही? किसी ने वहाँ तुझे कुछ कहा तो नहीं? माँ एक साथ कितने सवाल पूछोगी? यहाँ सब बहुत अच्छे हैं और सारी रस्में भी खत्म हो गई हैं, पर मुझे एक चीज बहुत बुरी लगी। मेरा स्वागत बहुत ही साधारण हुआ, जबकि हमारे पड़ोस में ही एक और घर में नई बहू आई है। वो लोग काफी गरीब है, पर फिर भी मैंने देखा उसकी जेठानी अपनी देवरानी का फूलों से स्वागत कर रही थी। काश कि मेरी जेठानी भी करती। मैंने सुना है तेरी जेठानी की भी लव मैरिज हुई है और आज तक तेरी सास ने उसे सही से अपनाया नहीं। शायद इसी जलन में आकर उसने तेरे लिए कुछ नहीं किया। वो तेरी जेठानी है, जरा उससे बच के रहना। और तेरी भी लव मैरिज है तो सास को खुश रखना। हाँ माँ, मैं सब चीज का ध्यान रखूंगी। दिशा जल्दी से फोन पर बात करती हुई अपनी माँ को सारी बात बताती है। तो वहीं निहारिका भी अपनी माँ को फोन करती है। मिल गया तुझे टाइम? वहाँ सब ठीक तो है? हाँ माँ, मिल गया टाइम और यहाँ सब ठीक है, बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पता है मेरी जेठानी कितनी अच्छी है? जब मैं आई तो उन्होंने पूरा घर फूलों से सजा रखा था और फूलों से मेरा स्वागत भी किया। बहुत नसीबों वाली लड़कियों को इतनी अच्छी जेठानी मिलती है। तेरी जेठानी गर्भवती है तो तू उसके साथ प्यार से रहना, उससे लड़ाई मत करना, समझी? जहां शांति निहारिका की बात सुनकर खुश होती है और अपनी बेटी को समझती है, तो वहीं आशा परेशान हो जाती है और वो उसे उसकी जेठानी से सावधान रहने को कहती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन दोनों ही बहू की पहली रसोई होती है। और जब रसोई में दिशा खाना बनाने जाती है तो वहां उसकी जेठानी आ जाती है। माना कि आज तुम्हारी पहली रसोई है, पर एक बार मुझसे पूछ तो लेती, वैसे क्या बना रही हो? वैसे दीदी, मुझे सही से खाना बनाना आता नहीं है, पर शादी से पहले माँ ने मुझे कुछ चीज सिखा दी थी तो मैं वही बना रही हूँ, जैसे आलू का पराठा, चावल, दाल मखनी और थोड़े से सैंडविच। सूरज को बहुत पसंद है मेरे हाथों के सैंडविच। देवर को पसंद है सैंडविच, माँ जी को नहीं। अगर उन्होंने देख लिया तो सैंडविच उठाकर फेंक देंगी। मैंने भी लव मैरिज की थी तुम्हारी तरह, पर काफी समय लग गया माँ जी को पटाते हुए। अगर माँ जी के दिल में तुम्हें अपनी जगह बनानी है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, फिर तुम 2 महीने के अंदर माँ जी की फेवरेट हो जाओगी। और माँ जी को शुगर है तो तुम ना आलू का पराठा बनाना और ना ही सादे चावल। तुम एक काम करो,
पनीर लच्छे पराठे, बैंगन का भरता, मिक्स वेज, कद्दू डालकर और पूरी बना लो। ये माँ का फेवरेट खाना है। अच्छा हुआ दीदी जो आपने मुझे बता दिया। अगर आज मैं अपनी पहली रसोई में उनकी नापसंद खाना बनाती तो सच में वो मुझसे बहुत नाराज हो जाती। हाँ हाँ, करो तुम भी वही जो मैंने करी थी। ना तो माँ जी को बैंगन का भरता पसंद है, ना ही कद्दू की सब्जी और ना ही लच्छे पराठे। माँ जी को तो सिंपल दाल रोटी चाहिए होती। अब आएगा मजा जब माँ जी अब इससे भी नाराज होंगी। पर दीदी एक प्रॉब्लम है, मुझे ये सब बनाना नहीं आता। क्या आप यहाँ खड़ी होकर मेरी मदद कर सकती हो? अगर यहाँ खड़े होकर खाना बनवाने में मैंने तुम्हारी मदद की और माँ जी ने देख लिया तो हम दोनों की लंका लग जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हें बता दूंगी, बनाना तुम्हें खुद होगा। ससुराल में आते ही कविता दिशा से जलने लगती है और उससे अपने काम करवाने लगती है। तो वहीं ससुराल में आते ही कथा अपनी देवरानी की काफी मदद करती है। अरे निहारिका, तुम अकेले इतने लोगों का खाना बना रही हो। मैं जानती हूँ तुम्हारी पहली रसोई है, पर तुम नई नई हो, सब कुछ अकेली कैसे संभालोगी? चलो मैं भी खाना बनाने में तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। दीदी आप गर्भवती हैं, मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए और ऐसे में आप खाना बनाने में मेरी मदद करने के लिए आई हैं। निहारिका, तुम मेरी देवरानी ही नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन जैसी हो, समझी? इस तरह कथा निहारिका की खाना बनाने में मदद करती है। कुछ देर में पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है, जहां कथा का परिवार निहारिका के हाथों का खाना खाकर उसकी काफी तारीफ करते हैं। भाभी, निहारिका तो बिल्कुल आपकी तरह खाना बनाना जानती है। मैं तो ये कभी नहीं बोलूंगी कि मेरी कौन सी बहू अच्छा खाना बनाती है, क्योंकि मेरी दोनों ही बहू मेरी बेटी जैसी हैं और तुम दोनों का प्यार भगवान करे ऐसे ही बरकरार रहे। जहां पूरा परिवार निहारिका की पहली रसोई से खुश होता है, तो वहीं जब खाने में सुमित्रा बैंगन, कद्दू और लच्छे पराठे देखती है तो उसका मुंह बन जाता है। ये तो बड़ी बहू की कॉपी निकली। पर इस शादी के लिए मैंने ही मंजूरी दी थी। अगर अभी इसको डांटा या कुछ बोला तो बेचारी बुरा मान जाएगी। अभी नई है, कुछ पता नहीं है, जो बनाया है खा लेती हूँ। दिशा, ये सब तुमने क्या बनाया है? क्यों, अच्छा नहीं है क्या? माँ जी आपको खाना पसंद नहीं आया? मैंने बड़े ही प्यार से आपके लिए बनाया है सब कुछ। ऐसा नहीं है बहू, सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है। तुम इसी तरह से कोशिश करते रहना, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। और बड़ी बहू, अपनी देवरानी के कामों में थोड़ी मदद करवा देना। और सूरज, तू बेचारी की आज पहली रसोई है, खाने में नुक्स निकालना बंद कर और चुपचाप से खा ले। जब मेरी पहली रसोई हुई थी तब तो बुढ़िया ने मुझे इतना सुनाया था, और अभी देखो आखिर ये अमीर घर से जो आई है। क्योंकि सुमित्रा ही खाने को अच्छा बोल देती है, इसलिए सूरज दिशा को कुछ नहीं बताता। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और पग फेरे की रस्म के लिए दिशा और निहारिका अपने अपने पतियों के साथ अपने अपने मायके जाती हैं। माँ जी देखिए, नंद जी आ गई हैं। आप दोनों आराम से बैठिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ ठंडा लाती हूँ। नहीं भाभी, मुझे तो ऑफिस जाना है, लेट हो रहा हूँ। अब जब मैं शाम को आऊंगा तो यहाँ से खाकर ही जाऊंगा। आ गई मेरी बच्ची, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? माँ, परेशानी कैसी? ये भी तो अपना ही घर है। अच्छा मैं चलता हूँ, माफ करना निहारिका, शाम को मैं आ नहीं पाऊंगा, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना होगा। पर मैंने भाभी को कह दिया है, वो शाम को भैया के साथ आकर तुम्हें ले जाएंगे। इस तरह सूरज और अमित दोनों ही अपनी बीवियों को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। लेकिन किसी वजह से सूरज को काम आ जाता है और उसको भी शहर से बाहर जाना पड़ता है, और वो अपनी भाभी को फोन करके बता देता है और दिशा को लाने को कह देता है। अब बता, वहाँ सब ठीक तो है? तेरी जेठानी तेरे साथ बुरा सलूक तो नहीं करती? नहीं माँ, उस दिन तो मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, पर मेरी जेठानी भी अच्छी है। आपको पता है, मैं पहली रसोई में वो खाना बनाने जा रही थी जो मेरी सास को बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो तो वक्त रहते जेठानी ने मेरी मदद करवा दी, वरना मुझे तो अपनी सास से बहुत डांट खानी पड़ती। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी तू अपनी जेठानी से थोड़ी सतर्क रहना, मुझे वो बहुत चालाक लगती है। घर आने के बाद भी आशा अपनी बेटी को ही समझाने की कोशिश करती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और कविता अपने पति के साथ अपनी देवरानी को लेने नहीं आती। और जब दिशा का भाई कविता को फोन करता है तो वो बहाने बना देती है। माफ करना भैया जी, मैं आप लोगों को फोन करके बता नहीं पाई। मेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, सीढ़ियों से गिर गई थी, पैर में मोच आ गई है और इनको भी आज घर आने में लेट हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, खुद ही देवरानी जी को छोड़ जाइए। अगर मैं ठीक होती तो पक्का लेने के लिए आ जाती। माँ, दिशा की जेठानी आने से मना कर रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, मैं और काजल ही दिशा को छोड़कर आ जाते हैं। क्योंकि कविता अपने पति के साथ अपनी देवरानी को लेने नहीं आती, इसलिए दिवाकर काजल के साथ मिलकर अपनी बहन को ससुराल लेकर आता है। तो वहीं शाम होते ही कथा अपने पति पवन के साथ अपनी देवरानी को लेने आती है। अरे कथा, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम गर्भवती हो, ऐसे में ट्रेवल करना सही नहीं।
मैंने भी इसे काफी समझाया था, पर कहती है कि देवर जी ने बोला है और मैं अपनी देवरानी को लेने के लिए जाऊंगी, इसलिए मैं भी रोक नहीं पाया। देखा माँ आपने, मेरी जेठानी कितनी अच्छी हैं और मेरी कितनी चिंता करती हैं। हाँ बेटा, देखा मैंने, तेरी जेठानी लाखों में एक है, बस इसी तरह तुम दोनों एक साथ रहना। शांति बेफिक्र होकर अपनी बेटी को उसकी जिठानी के साथ भेज देती है। कुछ ही देर में दोनों ही बहू एक साथ अपने ससुराल पहुंचती हैं, जहां काजल और दिवाकर देखते हैं कि गरीब और गर्भवती होने के बाद भी कथा खुद अपनी देवरानी को लेने के लिए गई थी। और जब वो लोग घर में आते हैं तो कविता आराम से चलकर बाहर आती है और सुमित्रा काजल दिवाकर को देखकर हैरान हो जाती है। अरे, आप दोनों बहू को यहाँ छोड़ने के लिए आए हैं? मुझे बता देते, मैं अपनी बहू को लेने के लिए खुद आ जाती। पर सूरज क्यों नहीं गया बहू को लेने? वो माँ जी, देवर जी को कुछ काम आ गया था, उन्होंने मुझे बोला था, पर मैं आपको बताना भूल गई। और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पर अच्छा ही हुआ ना कि देवरानी जी समय रहते आ गई। अब हम लेने के लिए जाएं या उनके मायके वाले छोड़ने के लिए, क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे आप लोग चाहे तो आज रुक सकते हैं, मैं आपके लिए कुछ खाने को बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है, हमें जाना है। कविता को देख काजल और दिवाकर सब समझ जाते हैं और जब वो लोग बाहर जाते हैं तो अब भी पवन और कथा बाहर खड़े होते हैं और निहारिका का सामान गाड़ी से उतार रहे होते हैं। अरे बहन, तुम गर्भवती हो, भाई साहब अपनी बीवी से सामान ना उठवाएं। वैसे मैंने देखा आपको अपनी देवरानी को घर लाते हुए, फोन पर मेरी बहन ने बताया था मुझे आपके बारे में, पर आज मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। सच में जिठानी हो तो आप जैसी। मैं अकेली अच्छी नहीं हूँ, मेरी देवरानी भी बहुत अच्छी है। वैसे कविता बहन भी अच्छी हैं, पर उन्होंने अपनी सास के इतने ताने सुने हैं कि क्या ही बताऊं। अगर कोई दूसरी बहू होती तो शायद इतना झेल भी नहीं पाती। कथा से बात करके दिवाकर और काजल को काफी अच्छा लगता है और घर आकर काजल दिवाकर सारी बात आशा को बताती है। जब आशा को इस बारे में पता चलता है तो उसे अपनी बेटी की और ज्यादा चिंता होती है और वो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बेटी को फोन करती है। वहाँ सब ठीक तो है? तेरी जेठानी तेरे साथ बुरा बर्ताव तो नहीं करती? अगर वो तेरे साथ कभी भी कुछ बुरा करे तो अपनी सास को कह देना। माँ, तुम मेरी क्यों चिंता करती हो इतनी? यहाँ सब ठीक है। अच्छा, अभी मैं रखती हूँ, थोड़ा सा काम है। अभी तक तुमने घर का काम भी खत्म नहीं किया। अगर इतना ही फोन पर लगी रहोगी ना तो माँ जी तुम्हें नजरों से खा जाएंगी। अच्छा चलो, जल्दी से काम खत्म कर लो, उसके बाद लंच भी बना लेना और शाम का डिनर भी तुम ही बनाना। जितना माँ जी के लिए काम करोगी माँ जी उतनी जल्दी खुश होंगी। और थोड़ा पैर मेरा भी दबा देना, मैंने बताया था ना मेरे पैर में मोच आ गई है, अब तक दर्द गया नहीं। ठीक है दीदी, मैं बस सारा काम खत्म करके आती हूँ। इसी तरह कविता दिशा को अपने इशारों पर नचाती है तो वहीं प्रेगनेंसी में भी कथा अपनी देवरानी के लिए एक सूट बना रही होती है। दीदी, ऐसी हालत में आप हर वक्त काम करती रहती हैं, आप मेरे लिए ये सूट बना रही है ना? आप मुझे क्यों नहीं सिलाई सिखा देती ताकि मैं भी आपकी मदद कर सकूं? अच्छा, तो तुम्हें सिलाई सीखनी है? पहले बताती, मैं तुम्हें सिखा देती। चलो पहले ब्लाउज में बटन लगाना सीखो। इस तरह कथा पहले उससे ब्लाउज में बटन लगवाती है और धीरे धीरे उसे सिलाई करना सिखाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ कविता दिशा को अपने इशारों पर नचाती है तो वहीं कथा निहारिका को अपनी छोटी बहन की तरह मानती है। वो उसे अपने साथ बाजार ले जाती तो कभी बाहर से आते हुए उसके लिए कुछ खाने को ले आती। ये लो, मैं तुम्हारे लिए डोसा लेकर आई हूँ। देवर जी ने बताया था तुम्हें डोसा बहुत पसंद है। बहू, तू ही अपनी जेठानी को कुछ समझा कि वो भी कुछ खा लिया करे, अस्पताल में लंबी लाइन लगानी पड़ती है। दीदी, अब आप मेरे बारे में इतना सोचती हो, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। अगर आप इसी तरह मेरा ख्याल रखती रहोगी और अपना ख्याल नहीं रखोगी तो मुझे बुरा लगेगा, और ये मैं अकेली नहीं खाऊंगी, आपको भी खाना होगा। भगवान करे तुम दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। मेरी दोनों ही बहू हीरा है, हीरा। जहां कथा अपनी देवरानी के छोटी छोटी चीजों को याद रखती है तो वहीं कविता अपनी देवरानी को हर वक्त परेशान करने में लगी रहती है। ऐसे ही एक दिन दिशा का बर्थडे होता है और वो अपने बर्थडे के लिए खुद रसोई में जाकर केक बनाती है। ये इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? क्या बना रही हो तुम? दीदी, कल मेरा बर्थडे है। अब मुझे अपने बर्थडे में अपने हाथ का केक काटना बहुत पसंद है, बस इसीलिए मैं केक बना रही हूँ। वैसे आप लोगों ने क्या सोचा है मेरे बर्थडे पर? अच्छा हुआ जो तुमने अपने बर्थडे की बात सिर्फ मुझे बताई। माँ जी को बिल्कुल नहीं पसंद है इस घर में बर्थडे बने, और उन्हें शुगर है, केक से तो उन्हें नफरत है, और अगर उन्होंने केक देख लिया तो यही केक तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मार देंगी। जब से तुम यहाँ आई हो देखा है कभी किसी का बर्थडे बनते हुए, इसीलिए केक बनाना भी बंद करो। अगर बर्थडे सेलिब्रेट करना हो तो देवर जी के साथ बाहर चली जाना, वो भी कल रात को। कविता की बात सुनकर दिशा काफी परेशान हो जाती है और वो केक बनाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है।
अगले दिन सूरज भी उसे बर्थडे विश नहीं करता, जिस वजह से वो काफी उदास हो जाती है। और शाम होने से पहले दिशा के मायके वाले हाथों में केक लेकर आते हैं और घर में शांति देख आशा, सुमित्रा और पूरे परिवार से कहती है, सुमित्रा बहन, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। ऐसा 1 साल नहीं गया जब मेरी बेटी ने अपना जन्मदिन धूमधाम से ना बनाया हो। क्या तुम्हें मेरी बेटी से इतनी नाराजगी है कि तुमने उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करना जरूरी नहीं समझा? क्या आज बहू का बर्थडे है? मुझे तो पता ही नहीं है। बहू, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा बर्थडे है? अगर मुझे पता होता तो मैं घर में छोटी सी पार्टी रखती। पर मैंने दीदी को बताया था और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं। मैं तो बस आपको खुश करने के लिए वो सब करती आ रही थी जो मुझे दीदी कह रही थी। बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अब समझ में आया। पहली रसोई में बहू ने बैंगन का 2 टिंडे क्यों बनाए? अब मुझे समझ में आया कि उस दिन पग फेरे की रस्म के लिए बहू के भैया भाभी उसे छोड़ने क्यों आए। अब मुझे समझ में आया क्यों बहू हर पल घर के काम में लगी रहती थी और तुम आराम करती थी। मैंने तुम्हें अच्छी जेठानी बनने के लिए कहा था, पर ना तुम बहू बन सकी और ना ही अच्छी जेठानी। और सूरज, तूने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? सबसे बड़ी गलती तो मेरी है। भाभी तो मेरी बीवी की पसंद ही नहीं करती, पर मैं तो अपनी बीवी से प्यार करता था। मुझे उसका जन्मदिन कैसे याद नहीं रहा? मुझे माफ कर दो दिशा, पर अभी मौका है। मैं तुम्हारा बर्थडे स्पेशल बनाऊंगा। हम सब बाहर जाएंगे। अब हम सब तो बाहर जाएंगे, पर कविता बहू, तू हमारे साथ कहीं नहीं जाएगी। अपनी जेठानी का असली रूप देखकर उस दिन दिशा को अपनी माँ की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो लोग दिशा का जन्मदिन मनाने के लिए बाहर जाते हैं। तो वहीं जब निहारिका की तबीयत खराब होती है तो सारी रात कथा अपनी देवरानी के पास बैठ उसे ठंडे पानी से पट्टी करती है। भाभी, अब आप भी जाकर आराम कर लो। मैं और माँ हैं या ना यहाँ पे? हाँ बहू, अगर तू ऐसे ही सारी रात जगती रहेगी तो तेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, मैं अपनी देवरानी को बुखार में तड़पता कैसे छोड़ सकती हूँ? परसों मेरी देवरानी का जन्मदिन है और मैं घर में छोटी सी पार्टी रखना चाहती हूँ। अगर वो ठीक नहीं हुई तो हमारी देवरानी का हम जन्मदिन कैसे बनाएंगे? दीदी, अगर मैं ठीक हो गई और आप बीमार हो गई तो मैं अपना जन्मदिन नहीं बनाऊंगी, इसीलिए मेरे लिए आराम कर लीजिए। निहारिका के समझाने पर कथा अपने कमरे में जाकर आराम करती है। समय गुजरता है और निहारिका का जन्मदिन आ जाता है। उस दिन कथा बड़ी खुश होती है और अपने परिवार के साथ पूरा घर सजाती है और घर घर जाकर खुद इनविटेशन देती है और उसमें से एक घर दिशा का भी होता है। दिशा, आज मेरी देवरानी का जन्मदिन है। शाम में तुम अपने पूरे परिवार के साथ आना जरूर। आपकी देवरानी खुश नसीब है जो उसको आप जैसी जेठानी मिली। दिशा की बात सुनकर कथा मुस्कुराते हुए अपने घर जाती है। शाम को दिशा अपने पूरे परिवार के साथ निहारिका के जन्मदिन पर आती है, जहां निहारिका सबसे पहले अपनी जेठानी को केक खिलाती है और उसके मायके वाले दोनों ही देवरानी जेठानी को आशीर्वाद देते हैं। मेरी बेटी की तो किस्मत खुल गई ऐसी जेठानी पाकर। सही कहा बहन तुमने, कथा जैसी बहू पूरे मोहल्ले में हमारे नहीं है। किस्मत वाले को मिलती है ऐसी जेठानी। और निहारिका, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें कथा जैसी जेठानी मिली। सही कहा आपने। इन दोनों में इतना प्यार है कि ये दोनों देवरानी जेठानी एक साथ रहती हैं तो पूरी दुनिया को भूल जाती हैं। देख लीजिए जेठानी जी, उन दोनों देवरानी जेठानी में कितना प्यार है। अगर आपने मेरे साथ इतना बुरा ना किया होता तो आज हमें भी इतना ही प्यार होता। माँ जी ने आपको शुरू में ही नहीं अपनाया, इसका बदला आपने मुझसे लिया। आप उससे बेहतर बनना चाहती थी, पर आप कथा दीदी से बेहतर कभी नहीं बन पाओगी। अब तक आपने मेरा अच्छा रूप देखा था, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि बुरी देवरानी कैसी होती है, क्योंकि अब तो माँ जी भी मेरे साथ हैं। कथा और निहारिका के बीच का प्यार देखकर जहां कविता जल रही होती है तो वहीं दिशा अपने परिवार के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करके घर आती है और वो अब घर का कोई काम नहीं करती और सारा काम अपनी जेठानी से करवाती है। और अगर कविता कुछ भी कहती तो उसकी शिकायत वो सुमित्रा से करती। इसके बाद अब कविता न सिर्फ अपनी सास की बल्कि अपनी देवरानी की भी गुलाम बनकर रह जाती है।